हिस्टोरिकल जर्नी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में बताया गया था जो इतिहास प्रयागराज का वो उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पुरातात्विक सर्वेक्षण सूची है जो उत्तर पश्चिम प्रांत का है, जिसे जॉर्ज कर्निंघम महोदय ने, जो बहुत बड़े पुरातात्विकविद थे, उन्होंने इस रिपोर्ट को जो है खोज करके, खुदाई करवा के, जाँच करवा के उस समय वैज्ञानिक तकनीकी के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार करवाया था। यह पहला ऐसा रिपोर्ट था जो वैज्ञानिक विधियों पे आधारित था और जिसका पुरातात्विक साक्ष्य इकट्ठा करके इतिहास लिखा गया। तो चलिए देर ना करते हुए हम जो है वीडियो पे चलते हैं। यहाँ देखिए 128 नंबर पेज है। तो जहाँ तक हमने ये पढ़ा था कि वहाँ पे पुरातात्विक अवशेष हैं जो अकबर ने अ, अपना किला बनवाया था और लगभग मान के चलिए कि 16वीं सदी तक भी नहीं बना था। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, उसके आगे पढ़ते हैं। अंदर से 18 फुट 6 इंच ऊँचा दीवारों के पत्थर और छत के स्लैब धूसर बलुआ पत्थर के विशाल चौकोर खंडों से बने हैं, जबकि स्तंभ सादे हैं, जिन पर पुराने क्रूज के आकार के शीर्ष हैं। जौनपुर की मस्जिद में पाए जाने वाले राजमिस्त्रियों के कई निशान अभी भी मौजूद हैं। हाल के आलों में खड़ी कई मूर्तियाँ आधुनिक और अत्यंत निम्न कारीगरी की हैं। हाल में हाल के आलों में मतलब जो बरामदा है उनके आलों का मतलब अलमारी कह सकते हैं या आला मतलब कटा हुआ स्थान जो किनारे कटा होता है उसे। मूर्तियाँ आधुनिक और अत्यंत निम्न कारीगरी की हैं। मतलब ये नवनिर्मित थी। जबकि एकमात्र मौजूदा शिलालेख एक पट्टिका है, जिस पर संवत 1832 की तारीख लिखी है, जिसे बेतिया के राजा गोपाल ने भेंट किया था। ठीक है? जिसमें कौन थे? बेतिया के राजा गोपाल, इन्होंने भेंट किया था। किसको? अ, अभी आगे पता चलेगा। जिसमें गणेश की सहायता का आह्वान किया गया है। ये हाँ, किया गया है और उस स्थान की पवित्रता का गुणगान किया गया है। यह प्रांगण कभी आकाश के लिए खुला हुआ प्रतीत होता था। मतलब ऐसा लग रहा था यह कि जो आँगन है, प्राचीन आँगन है, वह आसमान की तरफ खुला हुआ था। अब लेकिन अब इसे पवित्र अंजीर के वृक्ष के लिए अंधकार और रहस्य को सुरक्षित रखने के लिए बंद कर दिया गया है। ठीक है। अक्षय वाल का अगला उल्लेख रशीद उद दीन ने जमीत तवारीख में किया है। मतलब उनका एक किताब है रशीद उद दीन ने, यह एक जो है मुस्लिम थे। इनकी किताब है जमीत तवारीख में किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्राग माने प्रयागराज, यमुना और गंगा के संगम पर स्थित है। चूँकि उनकी अधिकांश जानकारी अबू रिहान से प्राप्त हुई थी, इसलिए इसलिए उनके नोटिस की तिथि संभवतः महमूद गजनी के समय की मानी जा सकती है। मतलब कुल मिला-जुला के जो वो शिलालेख मिला था, वो जो है नया बनवाया गया था। किसके समय में? लगभग मान के चलिए महमूद गजनी के समय में। अब यहाँ बात आती है 7वीं शताब्दी में शहर और नदियों के संगम के बीच 2 मील की परिधि में एक विशाल रेतीला मैदान था। मतलब वहाँ पे मैदान था, कोई चीज़ ऐसा था नहीं जिसे
कोई इतिहास पता चल पाए, कोई वहाँ घर-द्वार भी नहीं था। एक बड़ा-सा मैदान क्या हो गया था, रेतीला हो गया था। चूँकि वह पेड़ शहर के बीचों-बीच था, इसीलिए वह संगम से कम 1 मील दूर रहा होगा। लेकिन 9 शताब्दियों बाद अकबर के शासनकाल की शुरुआत में अब्दुल कादिर उस वृक्ष का उल्लेख करते हैं। कौन करता है? कादिर करते हैं, जिससे लोग नदी में कूद पड़ते थे। इस कथन से स्पष्ट है कि ह्वेन सांग आए थे सती में। तो ह्वेन-सांग और अकबर के काल के बीच के लंबे अंतराल में, ये जो लंबा टाइम बीता, ह्वेन-सांग 7वीं सदी में जब आया था और अकबर के शासनकाल के बीच का जो समय बचता है, उसमें दोनों नदियों ने धीरे-धीरे पूरे विशाल रेतीले मैदान को बहा ले गई थी, है ना? मैदान को क्या कर ली थी? बहा ले गई थी और शहर पर इतना अतिक्रमण कर लिया था कि पवित्र वृक्ष पानी के बिल्कुल किनारे पर आ गया था। इस समय से बहुत पहले पुराना शहर निस्संदेह वीरान हो चुका था, क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं कि अकबर के शासनकाल के 21वें वर्ष में अर्थात हिजरी 982 और या 1572 ईस्वी में, जब हम हिजरी में जो है गणना करते हैं तिथियों का, तो 982 होगा और वही अगर ईस्वी में करते हैं तो ये क्या होता है, ईस्वी में 1572 होगा। 1572 ईस्वी में इसके स्थान पर अल्लाहबश का किला स्थापित किया गया था। किसके स्थान पर? किसने किया था? अकबर के शासनकाल के 21वें वर्ष में, जब अकबर को शासन करते हुए 21 साल हो गए थे, 21 वर्ष हो गए थे, तब 1572 ईस्वी में इसके स्थान पर, किसके स्थान पर? उसी वृक्ष के स्थान पर अल्लाहबाश का किला स्थापित किया गया था। अब आगे चलते हैं। चूँकि प्रयाग का पुराना शहर पूरी तरह से लुप्त हो चुका है, इसलिए हम 7वीं शताब्दी में चीनी तीर्थयात्रियों द्वारा देखे और वर्णित विभिन्न बौद्ध और ब्राह्मण स्मारकों का कोई निशान पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। मतलब कि जो मतलब बमन स्मारकों और जो बौद्ध माने ह्वेन सांग द्वारा जो आँखों देखा जो मतलब घट वहाँ पे स्थल थे, या जो उन्होंने वर्णन किया है, बौद्ध और ब्राह्मण ब्राह्मण स्मारकों का कोई निशान पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। वास्तव में शहर के दक्षिण-पश्चिम में उनकी स्थिति को देखते हुए यह बहुत संभव लगता है कि शहर के अंतिम परित्याग से पहले ही जमुना नदी उन्हें बहा ले गई होगी, क्योंकि संगम से 3 मील ऊपर उस नदी का मार्ग कई शताब्दियों से पश्चिम और उत्तर की ओर रहा है। किसी भी स्थिति में यह पूरी तरह निश्चित है कि इन इमारतों का कोई अवशेष अब दिखाई नहीं देता। एकमात्र विद्यमान प्राचीन स्मारक प्रसिद्ध एकाश्म स्तंभ है ना, यहाँ पे, जिस पर अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर के शिलालेख हैं। क्या कह रहा है कि इलाहाबाद के उस संगम तट पर जो वहाँ पे कई चीज़ें खोजी गई लेकिन नहीं मिली, कुछ भी ऐसा नहीं मिला। लेकिन एक यहाँ पे लिखा है ना, देखिए, एकमात्र विद्यमान, इस समय जो विद्यमान है, मौजूद है, वह प्राचीन स्मारक प्रसिद्ध है। क्या है? एकाश्म स्तंभ है, ये स्तंभ है, जिस पर अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर के शिलालेख हैं। चूँकि ह्वेन-सांग ने इस स्तंभ का कहीं उल्लेख नहीं किया है, इसलिए संभव है कि यह उनके समय में प्रयाग में खड़ा ना रहा हो। मतलब वह स्तंभ हो सकता है खड़ा ना रहा हो, जैसे शिलापट्ट है, शिलालेख है ये, खड़ा ना रहा हो। तो
स्तंभ पर अंकित 4 पंक्तियों के एक छोटे अशोका जिसको कहा जाता है, ये मतलब ट्रांसलेट है। यहाँ पे लिखा है अंकित स्तंभ पर अंकित 4 पंक्तियों के एक छोटे अशोका शिलालेख से जो कौशाम्बी के शासकों को संबोधित था। यह स्पष्ट है कि इसे मूल रूप से कौशाम्बी में स्थापित किया गया था। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये जो कर्निघन महोदय थे वो कह रहे हैं कि इसे यह स्पष्ट है कि कौशाम्बी में इसे क्या किया स्थापित किया गया था मूल रूप से, और यह माने कौशाम्बी में था और में स्थापित किया था, और यह एक अत्यधिक संभावना है कि इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा प्रयाग लाया गया होगा, जिसके द्वारा खिजराबाद और मीरात मीराथ स्तंभों को, है ना, दिल्ली ले जाना इस सुझाव को पुष्ट करता है। यह स्तंभ पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर का एक एकल स्तंभ है, सिंगल स्तंभ है, जिसकी लंबाई 35 फीट है, जिसका निचला व्यास 2 फीट और 11 इंच और ऊपरी व्यास 2 फीट 2 इंच है। इसका स्तंभ का शीर्ष भाग निसंदेह अशोक के अन्य स्तंभों की तरह घंटी के आकार का था, लेकिन अब इसका कोई निशान नहीं बचा है। मतलब उन्हें देखने पे तो लगता है कि ये घंटी अशोक का जो स्तंभों की तरह घंटी के आकार का था, लेकिन इस निशान नहीं बचे हैं। हालांकि गोलाकार स्तंभ अभी भी मौजूद हैं। तो आज का वीडियो अ, यहीं पे समाप्त होता है। आगे की जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें, लाइक करें, जिससे इतिहास का पहला प्रमाणिक दस्तावेज जो पुरातात्विक रिपोर्ट पर आधारित है, सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए। पुनः धन्यवाद।